अब हम इस क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ सिचुएशंस हमें ऐसी होती हैं जिसमें हमें रिवर्स करना पड़ता है पासबुक के बराबर आने के लिए। हम कैश बुक के बैलेंस से अगर स्टार्ट करें, कैश बुक का बैलेंस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। वो कैश बुक का बैलेंस हमारा डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट है तो एसेट्स है, क्रेडिट है तो लाइबिलिटी है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब एसेट्स है मेरे लिए, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लाइबिलिटी है मेरे लिए। वही अपोजिट है बैंक के लिए। जो मेरे लिए एसेट्स है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, जो मेरे लिए लाइबिलिटी है वो बैंक के लिए एसेट्स है। अब बात ये आती है कि अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमें कैश बुक से पासबुक पे जाना है, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का बैलेंस है और हमें पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो दो आइटम ऐसी थी जो हमारी रिवर्स होनी थी और बाकी हमारी क्या थी, सिर्फ फॉलो होनी थी। जैसा बैंक करता जा रहा है वैसे करते जाएंगे। जैसे आप पढ़े इस क्वेश्चन को, कह रहे हैं 31 मार्च 21 को बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हमें बैलेंस बता रहा है कि हमारे पास 50,000 रुपए। ये कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको फॉर्मेट याद रखना है, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एड। किस दिन हम स्टेटमेंट बना रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का हमारा डेबिट बैलेंस कितना है, 50,000 रुपए। हमने प्लस वाली साइड लिख दिया क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे कैश बुक का बैलेंस है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, इस बैलेंस को यहां पे लिख देंगे, इससे एडलेस वाली बातों में कोई फर्क नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूं, जैसे चेक थे हमारे पास, आगे क्या कह रहा है कि एंट्रीज इन द कैश बुक एंड बैंक पासबुक वर कंपेयर्ड एंड फॉलोइंग डिफरेंस वर आइडेंटिफाइड। हमने कैश बुक के बैंक कॉलम को पासबुक के बैलेंस से मैच किया तो हमें कुछ डिफरेंसेस दिखे। उस डिफरेंसेस के ऊपर बात करनी है। ये डिफरेंसेस थे हमारे, जैसे कह रहे हैं हमने कोई 15,000 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया था 24 मार्च को, लेकिन बैंक ने अभी तक जमा नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने समझाया था, अगर बैंक ने जमा नहीं किया, मुझे तो बैंक के बराबर आना है, मुझे पासबुक के बराबर आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, माइनस कर देंगे। तो मैं इधर लिख दूंगा माइनस वाली साइड 15,000 रुपए। और अब आप कहोगे कि सर आपने यहां से स्टार्ट को नहीं किया, यहां पे मैं ऐड वाली लिख लूंगा ना, ऊपर ऐड वाली लिख लूंगा, नीचे लेस वाली। और आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है ना कि सीधा क्वेश्चन चलने देना चाहता हूं, यहाँ पे ऐड वर्ड यूज मत करना, यहाँ पे लेस मत करना। जो आइटम ऐड में आनी है वो ऐड में कर देना, जो लेस में आनी है वो लेस में कर देना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर ऐड और लेस वर्ड यूज मत करना बस। उसके बाद बात आती है, चेक 20,000 रुपए के थे, हमने इशू किया, मतलब हमने अपने किसी क्रेडिटर को चेक दिया है, चेक से पेमेंट की है 20,000 रुपए की, ठीक है। बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उस पर्सन ने आगे चेक को लगाया ही नहीं है, डिपॉजिट किया ही नहीं है अपने अकाउंट में, मतलब वो बैंक के पास गया नहीं है, प्रेजेंट नहीं हुआ किसी तरीके से। मैंने जिसको पेमेंट करी थी चेक से, मैंने तो अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में पेमेंट दिखा दी, लेकिन बैंक ने अभी तक मेरे पैसे नहीं काटे। अब मुझे पासबुक के यानी बैंक के बराबर आना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, वापस एड बैक कर दूंगा। ये मैं दोनों जो एंट्री के, चाहे ये चाहे जो मैं अब कर रहा हूं, ये दोनों रिवर्स हो रही हैं। तो चेक issued but not presented for payment, कितने रुपए के हैं, 20,000 रुपए के, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, जो मैंने बात आपको लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वही मैं उसको अप्लाई कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा। देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है रवि, एक डेटर था मेरा रवि, उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में 7,000 रुपए जमा कर दिए हैं। मतलब मुझे तो पता नहीं था, कैश बुक में नहीं हुआ, पहले पासबुक में, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पासबुक कर रहा है उसको फॉलो कर दो। ये जो पहले आपने दो ट्रांजेक्शंस का ट्रीटमेंट किया है, ये आपने रिवर्स किया है। जो बैंक कर रहा था हमने उसी को ही किया। अगर बैंक ने कुछ नहीं किया और हमने पहले कर दिया, मतलब डिपॉजिट की एंट्री हमने पहले कर दी या पेमेंट की हमने एंट्री पहले कर दी, उसका रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने ये सेम ट्रीटमेंट जैसे हमने किया वैसे बैंक ने नहीं किया, तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। और जो बैंक एक्चुअल में कर रहा है वो हम करते जाएंगे फॉलो, तो ये अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो कस्टमर
डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट। कितने रुपए डाले हैं उसने? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए उसने मेरे अकाउंट में डाल दी, सॉरी 20 नहीं 7,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद बैंक हैज क्रेडिटेड ₹2,000 एज इंटरेस्ट विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। क्रेडिट का मतलब समझे, बैंक जब मेरे अकाउंट में पैसे डालता है तो उसके लिए वो क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाती है। तो उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डाले हैं, कितने रुपए? 2,000 रुपए। कैश बुक को पासबुक के बराबर आने के लिए फॉलो करना पड़ेगा और वो हमारे अकाउंट में, मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में भी रिसिप्ट साइड में ऐड हो जाएंगे, मतलब ऐड कर दूंगा मैं बैलेंस। कितना? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्रेडिटेड वर्ड आएगा बाय बैंक। कितने रुपए हैं? 2,000 रुपए मेरे अकाउंट में जमा हो, बस। ठीक है, उसके बाद बैंक हैज डेबिटेड ₹3,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 1,000 क्लब फीस एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने बैंक को खुद ही इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मंथली या क्वार्टरली जो भी हमने ऑर्डर दे रखा है कि आप हमारे LIC की फीस, क्लब फीस, ट्यूशन फीस कुछ भी है वो पैसे काट देना। बैंक ने काट दिए, अब मुझे बैंक को फॉलो करना है, मुझे अपने बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के बराबर लेके आना है, कैश बुक के बैलेंस को, तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? LIC फीस, क्लब फीस पेड बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे उन्होंने पे कर दिए। कितने रुपए? 3,000 एक है और 1,000 एक है, मतलब मैं सीधा 4,000 भी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के मिला के। ठीक है, आपको बात समझ आ गई होगी जो मैंने बात बोली है। उसके बाद बैंक ने ना डेबिटेड किए हैं। डेबिटेड का मतलब मेरे अकाउंट से पैसे काटे हैं। किस चीज के नाम के? बैंक चार्जेस के नाम के। कितने रुपए? 500 रुपए मेरे अकाउंट से काटे हैं, तो हम भी काट देंगे। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, कितने रुपए हैं? 500 रुपए। एक ट्रांजेक्शन जो मैंने कल आपको समझाई थी कि बैंक में मेरे अकाउंट में सीधा पैसे आए हैं कहीं से, किसी इन्वेस्टमेंट के नाम के, इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, वो भी मेरे अकाउंट में ऐड होगा, बैंक अकाउंट में पहले ऐड होगा, पासबुक में सॉरी, तो मैं कैश बुक में उसको ऐड कर दूंगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक काटता है इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पे भी माइनस कर दूंगा। कहने का मतलब है आपको कैश बुक से पासबुक के बैलेंस पे जाना है बस, और उसके लिए आपको जो करना है रिवर्स वो रिवर्स करो, जो फॉलो करना है वो फॉलो करो, जो बैंक कर रहा है बस उसी को ही भगवान मान के चलो, बस सारा कुछ ठीक होगा आपका। तो 50 और 20 70 और 77 और 2 79,000 आपका टोटल आ रहा है। इधर का आ रहा है 15 और 4 19,500 रुपए आपके अकाउंट में। मतलब अगर प्लस का टोटल देखें 79,000 है और 19,500 माइनस का है, तो हमारा नेट बन रहा है 59,500 रुपए। मुझे एक बात बताएं, आपके 59,500 रुपए जो बन रहे हैं वो आपके प्लस में ज्यादा आ रहे हैं या माइनस में? देखा जाए तो प्लस का बैलेंस, जो पॉजिटिव बैलेंस टोटल आया है वो 79,000 आया है, नेगेटिव आया है 19,500 रुपए। तो नेट करके देखें तो 59,500 रुपीज मेरा पॉजिटिव बैलेंस बन रहा है। मैं 59,500 जिस साइड आ रहा है उसी साइड लिखूंगा। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इधर, नेगेटिव आ रहा है तो इधर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इंपॉर्टेंट बात है अपने माइंड में फिट कर लेना इस बात को जो मैं आप बोल रहा हूं। एक बात है, यहां से जब हम स्टार्ट हुए थे तो ये पॉजिटिव बैलेंस था कैश बुक का। इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट हुए हो कैश बुक के तो पासबुक का भी पॉजिटिव आएगा, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है। एक बात ये। दूसरी बात ये समझ लें, जब आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हुए थे जो पॉजिटिव बैलेंस था, अब आप पासबुक के बैलेंस पे आ गए हैं, ये पॉजिटिव बैलेंस है पासबुक का, और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो मैं यहां पे क्या वर्ड यूज करूंगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया। ठीक है, तो आप इस बात को समझें, अगर मान लो इधर का टोटल कम आता, इधर का ज्यादा आता तो इधर आता, और इधर पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, मतलब नेगेटिव बैलेंस अगर पासबुक का होता तो वो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बोला जाता।
लेकिन ये पॉजिटिव वाली साइड आ रहा है, इसलिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैंने जो आपको समझाया इस एग्जांपल से, ये आपको पूरा क्लियर समझ आ गया होना चाहिए। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स पे बात करते हैं जो कुछ अलग हैं, नॉर्मल से कुछ अलग हैं। देखो अब मैं ये बोलूं कि 15,000 रुपए के चेक हमने डिपॉजिट करवाए बैंक के अंदर। आउट ऑफ दिस चेक ऑफ ₹9500 वर कलेक्टेड अप टू 31 मार्च। देखो आपने 31 मार्च जो साल एंड हो रहा था उससे कुछ पहले टाइम कभी भी 15,000 रुपए के चेक डिपॉजिट करवाए थे बैंक में। बैंक ने उसमें से 9500 के चेक जमा किए हैं 31 मार्च तक। अब हमें पूरे चेक की बात नहीं करनी, जितने जमा नहीं हुए उसी को ही तो लेस करेंगे ना, क्योंकि आप जब चेक डिपॉजिट करवाते थे लेकिन बैंक जमा नहीं करता था तो आप उसको माइनस कर देते थे, रिवर्स कर देते थे। लेकिन रिवर्स अब पूरा नहीं करना ना, क्योंकि 15,000 रुपए के चेक में हमारे 9500 रुपए के चेक तो कलेक्ट हो चुके हैं 31 मार्च तक। मतलब कितने के नहीं हुए, 5500 के। तो मैं कितना अमाउंट लेस करूंगा, 5500 लेस कर दूंगा माइनस आइटम वाली साइड। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज ला दूं, चेंज क्या, ये कह दे, अब ये पहली सिचुएशन थी, मैं इसी में दूसरी सिचुएशन बना रहा हूं। फर्स्ट केस में कह रहे हैं चेक 15,000 रुपए के डिपॉजिट करवाए थे, बट आउट ऑफ दिस चेक ऑफ ₹9500 वर कलेक्टेड ऑन 4 अप्रैल। अब चेंज हो जाएगी सिचुएशन। जो मैं 5500 रुपए माइनस कर रहा था, अब मीनिंग समझो, मीनिंग के ऊपर आप फोकस करो। इस लाइन का मीनिंग क्या बन रहा है, कह रहा है कि 15,000 रुपए के चेक जमा करवाए थे, जिसमें से 9500 रुपए के चेक 4 अप्रैल को लगे हैं। मतलब 5500 के लग गए थे 31 मार्च को। हमें अब 5500 लेस नहीं कर रहे, 9500 9500 लेस करने हैं, क्योंकि 31 मार्च तक ये पैसे जमा नहीं हुए। पहले मैं डिफरेंस देख रहा था, अब डिफरेंस नहीं, यही अमाउंट ही लेस होगा। रीजन आप समझो किस लिए, ये माइनस हो जाएगा ये अमाउंट। क्यों, क्योंकि उसने ये बोला है 15,000 में से 9500 रुपए जो है 4 अप्रैल को लगे हैं। मतलब इससे ये पता लगता है कि 31 मार्च के दिन तक 5500 तो हो चुके थे जमा, जो हमने करवाए थे 15,000, उसमें से 5500 तो बैंक ने भी जमा कर दिए हैं। 9500 31 मार्च को जमा नहीं हुए, तो मुझे बराबर आने के लिए 9500 लेस करना पड़ेगा। ये कब होगा, जब ये कहेगा कि 4 अप्रैल को इतने जमा हुए हैं। लेकिन अगर यही 31 मार्च बोल देता तो डिफरेंस ले लेते, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 9500 के तो जमा हो गए 31 मार्च तक, बचे हुए 5500 के नहीं हुए, तो वो लेस कर रहा था मैं। दोनों में डिफरेंस को समझो। कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं करी मैंने सिंपल ही बात करी है। सिर्फ आपको यह देखना है कि कब डिफरेंस को माइनस करना है और कब मेन अमाउंट जो लिखा हुआ है उसी को ही माइनस करना है। ठीक है, अब मैं अगला केस जैसे रीड कर देता हूं। 3 चेक थे, 3,000 के, 7,000 के, 12,000 रुपए के। हमने इसको डिपॉजिट करवाया। आउट ऑफ दीज चेक ऑफ ₹12,000 वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू 31 मार्च। हमें यह कह रहा है कि 3 चेक, 3,000, 7,000, 12,000, इन चेक को डिपॉजिट करवाया, लेकिन 31 मार्च के दिन तक 12,000 रुपए वाला जो चेक था ना, सिर्फ वो जमा नहीं हुआ। तो मैं लेस कितने करूंगा, इसका मतलब ये दोनों तो हो गए, तो मैं 12,000 ही माइनस करूंगा। बात को समझे, ठीक है, मैं सिर्फ 12,000 को ही माइनस करूंगा। अब फिर आगे बात आती है, मैं ये कह दूं चेक ऑफ ₹7,000, 3,000 and 12,000 were deposited into bank. Out of these, check of ₹12,000 were, अब नोट नहीं, were collected by bank on 4 अप्रैल। क्यों, इससे मीनिंग में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल चेक की बात करी है ना। उस मैंने यहां पे नोट भी तो लिखा था। पहले मैंने बोला कि 12,000 जमा नहीं हुए 31 मार्च तक, तब भी वही मीनिंग बन रहा है। मैं कह रहा हूं 12,000 4 अप्रैल को जमा हो रहे हैं, तब भी तो वही मीनिंग बन रहा है। मीनिंग में तो चेंज आया नहीं, मतलब दोनों सिचुएशन में 12,000 ही लेस होंगे। अगर मैं ये बोलता हूं कि चेक 12,000 रुपए के जमा हुए थे 4 अप्रैल को, इसका मतलब 31 मार्च को जमा नहीं हुए थे ना। अगर मैं इसकी जगह ये लाइन बोल देता कि वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 30 अप टू 31 मार्च, तब भी सेम मीनिंग ही बन रहा है। देखो यहाँ पे मीनिंग दोनों का सेम बन रहा है, क्योंकि नोट वर्ड आया था पहले, यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो जब कलेक्टेड लिखा होता है ना चेक, तो वहां पे सोचना पड़ता है, यहाँ पे फिर भी। हालांकि आपको हर सिचुएशन पे सोचना है, आपको अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग रखना है ना। मेन बात तो ये, कई बार आप छोटा सा वर्ड रीड ना करें, उसमें भी गलती हो सकती है। ठीक है, देखो अब एक बात और है, मैंने ना चेक डिपॉजिट करवाया,
बैंक ने भी जमा कर दिया, कैश बुक में भी लिख दिया, लेकिन दिक्कत पता है क्या हुई? 25 मार्च को ना चेक डिपॉजिट करवाया जी, बैंक ने भी 31 मार्च तक जमा कर दिया, मैंने अपनी कैश बुक में भी लिख दिया। प्रॉब्लम पता है क्या हुई? जो कैशियर था ना, उसने गलती से बैंक कॉलम में लिखने की बजाय कैश कॉलम में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे बैंक बैलेंस को देखना है। मैंने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में खुद ही नहीं लिखा, बैंक तो जमा कर रहा है। मैं 23 मार्च को 24 मार्च को अपने अकाउंटेंट को कह रहा हूं कि भाई ये जमा कर दे, और अपने किसी एम्प्लॉय को कह रहा हूं भाई ये चेक लेके बैंक में चला जा। मेरे पास 2 बंदे हैं, एक को मैंने कहा ये चेक लेके बैंक में चला जा, जमा करवा दे। बैंक ने 31 मार्च से पहले जमा भी कर दिए, मेरे अकाउंटेंट ने भी जमा कर दिए, लेकिन गलती क्या कर दी? बैंक के कॉलम में लिखने के बजाय कैश के कॉलम में लिख दिया। अब हमें कैश से मतलब नहीं है, लिखा के नहीं लिखा वो ठीक करना अलग की बात है। बैंक कॉलम में बैलेंस ऐड होना चाहिए ना, तो वो बैलेंस मैं बैंक कॉलम में ऐड कर दूंगा। ये बात थी, ठीक है। तो मैंने जो ये बात बताई है डिपॉजिट के केस में बताई है। देखो चेक थे 25,000 रुपए के, हमने इश्यू किए थे। आउट ऑफ दिस चेक ऑफ रुपीज 17,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च। हमारे 17,000 रुपए के चेक जो हमने पेमेंट कही है किसी को, उसमें 17,000 के चेक 31 मार्च तक बैंक ने भी पेमेंट काट दिया, मतलब बचे हुए 8,000 की नहीं काटी ना। 31 मार्च की अगर मैं बात करूं तो वो 8,000 ऐड बैक कर देंगे, डिफरेंस ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर ये कहता है कि ये जो 17,000 के चेक थे वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 3 अप्रैल, इससे यह पता लगता है कि 17,000 के चेक तो 31 मार्च के बाद पेमेंट कटी है। इट मींस 8,000 रुपए की जो पेमेंट है ना वो उस दिन कट गई थी। अब की बारी मुझे 8,000 की पेमेंट तो कट चुकी है, 17,000 ऐड करने पड़ेंगे सिर्फ इस वर्ड के चेंज होने से, क्योंकि 17,000 रुपए 31 मार्च के बाद कटे हैं। मुझे 31 मार्च तक का देखना है ना, उस दिन तक कितने कटे हैं। तो देखो वही सिचुएशन जो डिपॉजिट में चेंज हो रही थी वही सिचुएशन यहां पे भी चेंज हो रही है, तो ये 17,000 प्लस हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कब डिफरेंस को ऐड या लेस करना है और कब वही अमाउंट को ही ऐड लेस करना है जो 17,000 है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद चेक थे 15 के, 18 के, 20,000 के, 3 इश्यू करे। आउट ऑफ दिस 18,000 रुपए के चेक जो प्रेजेंट हुए थे 31 मार्च तक, जो 18,000 वाला ये वाला चेक था ना, ये वाला सिर्फ हमारा क्या हुआ था, पेमेंट में कट गया था, मतलब बैंक ने ये पैसे काट दिए थे। अल्टीमेटली ये पता लगता है कि 15,000 रुपए के पैसे अभी तक नहीं कटे मेरे 31 मार्च तक, और ये भी नहीं कटे। तो मैं क्या करूंगा, 15 और 10 35,000 रुपए को ही ऐड बैक करूंगा। बात को समझे, हमारे 3 चेक थे 15,000 के, 18,000 के, 20,000 रुपए के, वन इशू, इनको इशू किया गया। इसमें से 18,000 रुपए के चेक प्रेजेंटेड हुए थे फॉर पेमेंट के लिए 31 मार्च तक, मतलब ये चेक की पेमेंट तो बैंक ने भी 31 मार्च को काट दी, इन दोनों की नहीं काटी ना, इसको ऐड बैक कर दो बस। अब यहां पे एक ही वर्ड का चेंज लिख दो। ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ दीज 18,000 वर नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नोट का मतलब क्या है, प्रेजेंटेड नहीं हुए। इससे यह पता लगता है सिर्फ यही चेक 31 मार्च तक पेमेंट नहीं कटी, बाकी दोनों की कट गई है। अब की बारी 18,000 रुपए को ऐड बैक करेंगे। वर नोट लिखने से ही आपके अमाउंट में फर्क आता है। और आप ये चीजें ना जब क्वेश्चन करते हैं ना, पक्की बात है बच्चे गलती करते हैं। मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूं इसके लिए कि आपको जब क्वेश्चन करना हो ना, तो ये चीज की पहले से ही नॉलेज हो कि कब किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। अब मैं इसी में फिर से देखो, मैंने इसी में ही वर लिखा तो 35,000 ऐड हो गए, वर नोट किया तो 18,000 ऐड हो गए। अब मैं वर नोट की तो बाद में बात करता हूं, मैं यहां पे इस अमाउंट को हटा देता हूं। मैं इस अमाउंट को मैं यहां पे क्या करता हूं, 31 मार्च की जगह ना 2 अप्रैल कर देता हूं। अब पढ़ो बात को, कह रहा है कि ना चेक थे 15,000 रुपए के, 18,000 के, 20,000 रुपए के वर इशूड। आउट ऑफ दिस 18,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 2 अप्रैल। मतलब ये जो 3 चेक थे ना, इसमें से ये चेक ही सिर्फ 31 मार्च के बाद जमा हुआ है। इसका मतलब यानी पेमेंट कटी है, जो भी समझ ले। तो इन दोनों का तो ट्रीटमेंट हो चुका है 31 मार्च तक, सिर्फ इसी का नहीं हुआ। तो मैं अब की बारी 18,000 ऐड करूंगा। जबकि आप एक बात सोचें, अभी मैं यहां पे 31 मार्च लिख रहा था ना, और वर लिखा हुआ था, वर नोट नहीं, तो यहां पे 35,000 ऐड हो रहे थे क्योंकि वहां पे 31 मार्च था। देखो 4 सिचुएशन बना दी, एक वर, फिर 31 मार्च, फिर वर नोट के साथ 31 मार्च, फिर वर के साथ
2/4 मतलब 2 अप्रैल, और वर नोट के साथ भी समझाऊंगा। चारों सिचुएशन में अलग अलग अमाउंट आ रहा है, आप सोच के देखिए। अब मैं यहीं पे ये वर्ड लिख दूं कि चेक थे 15, 18 और 20 के, बट आउट ऑफ दिस 18,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वर नोट, ये प्रेजेंट नहीं हो सके आपके 2 अप्रैल तक, बाकी मतलब हो चुके थे, बाकी हो चुके थे। कब तक? मतलब मान के चलो कि 31 मार्च तक हो चुके थे, सिर्फ यही नहीं हुए थे। अब चाहे यहां पे वर लिख लो चाहे वर नोट लिख लो, मीनिंग सेम ही आ रहा है आपका। क्योंकि देखो, आप ये बोले कि आप पहली बात तो डेट लिखने के बाद वर नोट का यूज बनता भी नहीं है। डेट लिखने के बाद अगर 31 मार्च के बाद कोई मैं डेट लिखता हूं तो वर नोट का यूज बनता ही नहीं है। लेकिन मैं अगर ज्यादा डिटेल में ना भी जाऊं, आप एक बात को समझे, 3 चेक थे जी, जिसमें से 18,000 रुपए के चेक हमारे यहां पे फिर ऑन की जगह अप टू आ जाएगा, 2 अप्रैल तक ये जमा नहीं हो सके या पेमेंट नहीं हो सकी। मतलब बाकियों की तो हो चुकी थी ना 31 मार्च को, हमारे सिर्फ इसी की नहीं हुई, तो दोनों सिचुएशन में 18,000 ही ऐड होगा। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि 2 अप्रैल तक नहीं हुए थे, लेकिन अप टू 2 अप्रैल का मतलब 2 अप्रैल तक नहीं हुए, उसके बाद तो हो गए ना। लेकिन हमें तो 31 मार्च के बाद वाले को मैटर में लेना होता है। वो 2 अप्रैल को हुए, 1 अप्रैल को हुए, 3 अप्रैल को, उससे हमें क्या लेना देना। ये कंफर्म है, ये 31 मार्च तक तो जमा बिल्कुल भी नहीं या पेमेंट नहीं हुई थी, तो मैं इसको ऐड बैक कर दूंगा। यहां पे दोनों ही सिचुएशन में ऐड यही 18,000 ही बन रहा है। ठीक है, तो आप एक बारी ध्यान से चीजों को समझें। और भी सिचुएशंस हैं, और भी कुछ बातें हैं, अगली क्लास में हम उसी के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और इसके बेसिस पे आप पहले 10 क्वेश्चन कर सकते हैं आप अपनी बुक में से।